Hello बच्चों, welcome to our chemistry class. In today's class, we'll be continuing the chapter number 7 of our NCERT book titled as P block elements. So अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों P block elements को. So let me recall once कि क्या सिचुएशन है इस समय हम P block elements में कहाँ पर हैं. So P block elements में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं और हमें उन्हीं ग्रुप्स को एक एक करके पढ़ना होता है. सो उन 6 ग्रुप्स में से जो 13th और 14th ग्रुप है उसको आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो. 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप, जो ये 4 रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, इसको आप क्लास 12th में पढ़ते हो. सो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ग्रुप 15 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था और ग्रुप 16 एलिमेंट्स को स्टार्ट कर लिया था. ओके, सो हम 13th, 14th और 15th ग्रुप एलिमेंट्स को अभी तक पढ़ चुके हैं. अब हम 16th ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं. इसके बारे में भी जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए थी, जैसे कि क्या एलिमेंट्स के नाम हैं, उनमें से कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी लाइक एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, वो सब आई हैड taught you in the previous lecture. So in today's lecture we'll be talking about physical and chemical properties of group 16 elements. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आप मैक्सिमम सीख भी चुके हो, क्योंकि देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिकली आता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 में, वो पहली बात तो कौन कौन से हैं, और फिर उनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है. सो दैट आई हैड टोल्ड यू कि बच्चों जो ऑक्सीजन और सल्फ़र है, ये दोनों आपके पास नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन और सल्फ़र के बाद आपके पास है सेलेनियम और टेलूरियम. तो ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं. एंड द लास्ट वन दैट इज़ पोलोनियम, वो एक मेटल है. सो दिस आई हैड टोल्ड यू रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. सो दिस वाज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या ट्रेंड होता है, कि कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है. तो बहुत ही सिंपल है कि ये हमको मालूम है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ओके, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा. सो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ग्रुप में नीचे ट्रेवल कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, सो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर इज श्योरली इंक्रीजिंग. सो बच्चों, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज while going down the group. So it's a very simple thing that you must know regarding this. बच्चों, अब इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है या इस बार भी आ सकता है. वो ये है that why is there a large difference between why is there a large difference between melting point and boiling point of oxygen and sulfur. सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जो ऑक्सीजन है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. यू मे राइट डाउन दैट ऑक्सीजन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, whereas sulfur is a polyatomic molecule. Whereas sulfur is a polyatomic molecule. ओके, अब ये तो आंसर हो गया, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ऑक्सीजन डायटॉमिक है तो इसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, सल्फ़र एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है
तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल इसके पीछे का प्रिंसिपल है, आप इसको समझ सकते हो बाय एन एग्जाम्पल कि अगर आपको एक रूम को वेकेट करना है, एक रूम को खाली करना है, ओके, और उसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं, यू हैव ओनली 2 पीपल्स inside that room, so it would be very easy for you and you will require very less energy to vacate the room। आपको बहुत ही कम पावर लगेगी उस रूम को वैकेट करने में, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, उनको ही आपने बाहर भेजना है। वेयर एज अगर आपके पास 8 लोग हैं मान लेते हैं उसी रूम के अंदर, और आपको उस रूम को खाली करना है, सो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके, एज़ कम्पेयर टू 2 लोगों को निकालने से, ओके। सो दैट इज़ द सेम रीज़न ओवर हेयर कि ऑक्सीजन में से 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वेयर सल्फर के पास 8 मॉलिक्यूल्स हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि 2 मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए कम एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू 8 मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। सो दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक ये और दूसरा ये, only these 2 properties you need to remember in physical properties। Now let's move on to chemical properties of group 16 elements, जो बहुत ही सिंपल है। बस आपको जो बातें हमने बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिकली कि क्या ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, अगर आपको वो मालूम है तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो काफ़ी हद तक। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बच्चों जो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, क्या ट्रेंड होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ओके। तो आइए वो सब देखते हैं, बहुत ही सिंपल है वो। तो उसको समझने के लिए पहले हम बनाते हैं बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो वो होता है NH2NP4, ओके। दिस आई हैड टोल्ड यू दैट हाउ हैड दिस NH2NP4 कम। सो इसको प्लॉट करते हैं एक बार ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ये आपका S ऑर्बिटल हो गया और ये आपका P ऑर्बिटल हो गया है। फिर देखते हैं कि क्या ट्रेंड होगा इसके अंदर, 1 2 3 एंड दिस इज द 4th वन। सो पहले ये समझते हैं, इसको देख करके, इस डायग्राम को देख करके पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले अब हमें प्रेडिक्ट करते हैं इसको देख करके, दिस इज़ हाउ यू लर्न, ओके। सो आप ध्यान से देखो कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, क्योंकि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है सो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट बिकम्स स्टेबलाइज्ड, ओके, बिकॉज यू नो दैट फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। सो एक पॉसिबिलिटी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। सो एक बच्चों -2 हो गई। अगली देखते हैं। सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो p ऑर्बिटल है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। द p ऑर्बिटल लूजेज ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और जो कि कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। सो दैट विल अगेन बी स्टेबल। सो एक आपके पास पॉसिबिलिटी है बच्चों +4 क्यों आया इस बार, क्योंकि इस बार वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। सो +4, ठीक है। अगली एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 4 भी लूज़ कर दे और उसके अलावा जो s के अंदर 2 ऑर्बिटल्स रखे हुए हैं उनको भी लूज़ कर दे, क्योंकि देखो ये तो हो गया आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इसके अंदर जो ऑर्बिटल पहले से है वो तो पहले कम्प्लीटली फिल्ड है, तभी तो अगले में एंटर किया होगा इलेक्ट्रॉन्स ने, ओके। सो अंदर वाला तो कम्प्लीटली फिल्ड है, दैट इज़ कम्प्लीटली स्टेबल। तो अगर आप सबसे बाहर वाले को वैकेट करते हो सो अंदर वाला स्टेबल है, सो देयरफॉर द कंपाउंड इज स्टेबल। सो अगली पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, +6 की पॉसिबिलिटी है। सो -2 +4 +6, और एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +2, दैट इज शोन बाय सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। सो ये आपके पास 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई हैं दैट आर एग्जिबिटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं कि -2
कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट दिखाएगा, कौन कौन सा नहीं दिखाएगा। सो देखो -2 का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो। -2 मीन्स यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात बताओ ज़रा कि इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन वही बंदा गेन करता है जिसका न्यूक्लियस और उसका आउटर मोस्ट शेल करीब हो, एक दूसरे के, ज़्यादा दूर ना हो। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो वो तभी कर पाएगा जब उसका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, आउटर मोस्ट शेल के पास में हो। ओके, सो दैट इज़ ओनली द रीज़न कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप the stability of -2 oxidation state decreases. The stability of -2 oxidation state decreases on moving down the group. एक बहुत ही सिंपल सी बात। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे ऊपर रखा हुआ है इस ग्रुप में। ऑक्सीजन इज़ एट दी हाईएस्ट लेवल, और जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी बहुत हाई होती है, सिर्फ फ्लोरीन से कम होती है। बाकी फ्लोरीन के बाद इसी का नाम आता है इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, दैट इज़ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज़ एग्जिबिटेड बाय ऑक्सीजन। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है अपने पास। तो वो सारे कंपाउंड्स ऐसे बनाता है जिसके अंदर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, एक्सेप्ट वन कंपाउंड। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, सी इट वेरी केयरफुली, OF2। और शायद से ये आपने ऐसा पहला कंपाउंड देखा हो जिसमें ऑक्सीजन लास्ट में ना आया हो फॉर्मूले के। ओके, नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि इसका जो फॉर्मूला है वो OF2 क्यों लिखा गया, इसका फॉर्मूला OF2 क्यों लिखा गया, F2O क्यों नहीं लिखा गया। सो उसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीज़न है कि हम जो फॉर्मूलेस को लिखते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूले को, उसमें हम जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं दे आर अरेंज्ड इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम उनको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अरेंज करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑक्सीजन पीछे रह गया और फ्लोरीन आगे आ गया। वाई? बिकॉज फ्लोरीन इज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the entire periodic table. ओके, सो ऑक्सीजन बाकी सारे कंपाउंड्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बनाता है एक्सेप्ट दिस, और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ +2। यहाँ पर उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो -2 पर सारी बातें बस इतनी आपके एग्जाम के अंदर आती हैं। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब बात करें बच्चों +4 की, तो +4 का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है। तो फिर ये काम तो बहुत ही आसान होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते जाएंगे। ओके, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एज वील मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाएगा, और जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से और दूर होता जाएगा। ओके, और अगर आपका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा सो इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहीं बहुत दूर यहाँ पर हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड। और अगर हम इसको रिमूव कर पा रहे हैं सो वी कैन ईजिली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, दे ऑल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों +6 की, तो +6 में ये है कि +6 के अंदर आप s ऑर्बिटल को भी इंक्लूड कर रहे हो। जब मैं +6 की बात कर रहा हूँ तो आप s ऑर्बिटल को भी इंक्लूड कर रहे हो। और अब जैसी मैंने बात करी s ऑर्बिटल के बारे में, तो आपके माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए, दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बात है बच्चों? वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है कि हमें एक चीज़ मालूम है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, ओके, देयर इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट which prevents
द s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, वो प्रिवेंट करता है इन s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में पार्ट लेने से, एंड देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी इसकी क्यों कम होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप? इसलिए कम होती है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि वाई डज द स्टेबिलिटी of +6 oxidation state decreases on moving down the group। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि क्योंकि इसके अंदर हमने s ऑर्बिटल्स को इंक्लूड किया है, सो इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। So I hope all the concepts regarding oxidation states are clear to you। ठीक है, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, so you must write them down in your notes। So now let's move on to the second part of chemical reactivity, that is trends in the reactivity, कि किस तरह से ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। So now we'll be studying trends in the reactivity। So अभी तक बच्चों हमने एक बात देखी कि ऑक्सीजन कई सारे ऐसे काम कर रहा है जो कि बाकी सारे एलिमेंट से अलग है। तो रिएक्टिविटी के अंदर भी ये कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी ऑक्सीजन में, जहाँ पर ये बाकी सारे एलिमेंट से अलग शो करेगा प्रॉपर्टीज़। सो द रीज़न बिहाइंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दैट वाई डज ऑक्सीजन शोज एनामोलस बिहेवियर, कि वो बाकी सारे एलिमेंट से इतना अलग बिहेव क्यों करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स में पढ़ाया था एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, वैसे ही आपको हम पढ़ा रहे हैं इस बार एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो एक बात तो आप समझ गए होगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कि ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर एलिमेंट्स। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न इट शोज़ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि क्या चाहता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, इट नेवर वॉन्ट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो उसके पीछे का रीज़न है स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स एक ऑक्सीजन का एटम बना सकता है किसी और एलिमेंट के साथ। तो वो होता है बच्चों 4। कोवेलेंसी इसकी भी 4 होती है लाइक नाइट्रोजन। सो इफ़ आई सेड लाइक नाइट्रोजन, तो रीज़न भी वही सेम होगा जो कि नाइट्रोजन का था। रीज़न उसका क्या था? द रीज़न वॉज that due to absence of d orbitals it can only allow 1s and 3p orbitals to take part in a reaction, so therefore it shows a covalency of 4। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स कोवेलेंसी दे कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। ठीक है, ऑल दी एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 एक्सेप्ट नाइट्रोजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन कैन शो covalency more than 4। Why? Because they have d orbitals, they can expand their valentials। okay, so इसकी covalency 4 क्यों है? because of absence of d orbitals, जो बाकी एलिमेंट्स के पास होते हैं, absence of d orbitals। so I hope this is also clear to you कि एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है ऑक्सीजन। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 रीजंस हैं उसके पीछे। So you please note down this anomalous behavior। I am turning the page। So अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसकी reactivity of group 16 elements with basically 3 other elements that are hydrogen, oxygen and halogens। So starting करते हैं with hydrogen।
रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। इसको मैं बहुत ही जल्दी एंड करूँगा बिकॉज यहाँ पर मेन जो वर्क है या फिर जो एफर्ट्स है वो आपको डालने होंगे। सो बच्चों, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सिर्फ आपने ये समझना है कि सारे एलिमेंट्स ग्रुप 16 के रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ दिस टाइप H2E, वेयर E इज़ एनी ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा वाटर, H2O, इट विल बिकम वाटर। इफ़ आई कीप S इन प्लेस ऑफ E तो इट विल बिकम हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। अब एक बात आपने समझनी है, ये बात समझने वाली है, ये बात याद करने वाली है, और अगली बात समझने वाली है। समझने वाली ये बात है कि द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड व्हेन आई मूव डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 16, जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे ट्रेवल करूँगा, द साइज ऑफ द एलिमेंट्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और अगर बच्चों साइज़ बढ़ता जाएगा, सो एक तो एलिमेंट बहुत ही छोटा है और दूसरा एलिमेंट बहुत ही बड़ा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। सो जो दोनों के बीच का बाइंडिंग फोर्स होगा वो भी बहुत वीक होगा। द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स एज आई मूव डाउन द ग्रुप, इट विल बी वेरी वेरी लेस। सो देयरफॉर द बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो बहुत ही कम होगी एज आई मूव डाउन द ग्रुप। आप समझ रहे हो? लेट मी शो यू वंस कि आपके पास यहाँ पर H2O है, यहाँ पर H2S है, एंड आफ्टर दैट यू हैव H2SE, देन यू हैव H2, एंड देन यू हैव, सो दीज आर द एलिमेंट्स दैट यू हैव। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि एज आई एम गोइंग डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ता जा रहा है इन सबका, द साइज इज इंक्रीजिंग ओवर एयर। और अगर साइज बढ़ रहा है सो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है एलिमेंट्स की, इस कंपाउंड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ही कम होती जाएगी। और अगर बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही वीक होती जाएगी तो ये जो दो एलिमेंट्स आपस में लगे हुए थे ये एक दूसरे से बहुत ही आसानी के साथ सेपरेट हो पाएंगे, दे कैन वेरी इजीली सेपरेट। और अगर बच्चों ये सेपरेट होंगे सो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन। इफ dissociation of these compounds will produce hydrogen, which accounts to the acidic nature of a compound. Okay, if a compound gives hydrogen, so it is acidic, it is known to be acidic in nature. So आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे मैं ग्रुप के नीचे ट्रेवल करूँगा वैसे ही वैसे the bond enthalpy will keep on decreasing, और बहुत ही easily मेरे पास हाइड्रोजन अवेलेबल होता जाएगा। So we may write down over here that acidic nature increases from H2O to H2PO, कि जैसे जैसे मैं नीचे ट्रेवल कर रहा हूँ वैसे ही वैसे मेरा एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। और एक बात बच्चों और बताओ कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन दे रहा है, ओके, इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप यू रिमेंबर कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज करता है वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है बट एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, सो लुक केयरफुली कि जैसे जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ डाउन द ग्रुप, द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, कि वो बहुत ही ईजिली आपको हाइड्रोजन दे देगा। सो इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बच्चों आगे लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इसको लिखना ज़रूरी है तो नहीं वैसे, ग्रुप 16 एलिमेंट्स increases from H2S to H2PO। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बच्चे इसको देख करके एक सवाल पूछते हैं कि सर ये भी तो इसी
ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग एस से क्यों करी, आपने H2O को यहाँ पर काउंट क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीज़न है कि बच्चों वाटर डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों नहीं दिखाता? इसलिए नहीं दिखाता बिकॉज रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली दैट हाइड्रोजन हैज़ अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कि हाइड्रोजन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विद दीज 3 एलिमेंट्स। सो ध्यान देना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वाटर के पास क्या है, वाटर के एलिमेंट्स के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ड्यू टू विच हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजन वेरी इजिली एंड देयरफॉर डज नॉट शो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेबल हैं, सो ये अब ब्रेक नहीं होंगे तो आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इफ़ यू वोंट गेट हाइड्रोजन सो देयर इज़ नो मीनिंग फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हाइड्रोजन डज नॉट शोज reducing property due to presence of hydrogen bonding। ठीक है, सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खास करके ये 3 दैट आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस। बस ध्यान आपने ये रखना है, बहुत ही सिंपल है। देखो तीनों पॉइंट्स के पीछे का लॉजिक क्या है, एक ही लॉजिक है। ओके, आई होप कि आपने उन सबको ऑब्जर्व भी किया होगा। देखो क्या रीज़न है कि जैसे मैं ग्रुप के नीचे ट्रैवल कर रहा हूँ तो वैसे ही इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है। अगर बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है तो ये आसानी से ब्रेक हो जा रहे हैं, और अगर ये ब्रेक हो रहे हैं तो आपको मिल रहा है हाइड्रोजन। दैट अकाउंट्स टू दी एसिडिक नेचर एंड द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी कंपाउंड। सो देख रहे हो आप, लॉजिक एक ही है, बस उसी ने अलग अलग कंसेप्ट्स को बढ़ दे दिया है। सो दैट वाज द रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। और लेट्स मूव ऑन टू रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। देखो बच्चों, आई एम गोइंग सो डीप इनटू ऑल दिस ताकि आपको ये ना हो कि आपको आगे चल कर के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इनऑर्गेनिक में उसमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, दैट इज़ द रीज़न आई टीच यू गोइंग सो डीप इनटू दीज टॉपिक्स, ताकि आप एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो उसको अपने आप रिलेट कर पाओ, आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आपके पास एक माइंड सेट होगा कि आप खुद चीज़ों को देख करके एग्जामिन कर पाओगे कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन आता कि वाटर डज नॉट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू हाइड्रोजन, कि अगर कोई एलिमेंट प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये प्रोड्यूस नहीं करता, अब क्यों नहीं करता? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू। अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? ओके, सो दिस इज हाउ यू रिलेट थिंग्स। और अगर आप अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई है सो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाओगे, वरना तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा एंड दैट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के अंदर जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ द फॉर्म EO2 एंड EO3। ठीक है, सो बच्चों ध्यान रखना कि EO3 में जो E है वो सारे एलिमेंट्स हैं ऑफ ग्रुप 16 एक्सेप्ट ऑक्सीजन, कि यहाँ पर आप ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हो, वेयर एज इस वाले E पर आप ऑक्सीजन को काउंट करते हो, बिकॉज देयर इज अ कंपाउंड नोन एज O3 जिसको आप ओजोन बोलते हो। ओके, सो वो यहाँ पर काउंट होता है इस वाले E में, वही ऑक्सीजन इस वाले E में काउंट नहीं होता बिकॉज देयर इज नो कंपाउंड लाइक O4। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पर इस E के प्लेस पर आपके पास क्या क्या होगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन सारे एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 16 के। अब ध्यान से देखो कि इस वाले एलिमेंट्स के पास क्या क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, सो ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ध्यान रखना कि यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऊपर हमने बात की थी अबाउट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। लिख लो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सो ये फिर से बहुत ही वेल अंडरस्टूड बात है कि जैसे आप ट्रेवल करोगे डाउन द ग्रुप
okay, the stability of these oxides, especially I'm talking about dioxides, so it will decrease. क्यों कम होगा स्टेबिलिटी? क्योंकि देखो साइज दोनों का बहुत फ़र्क हो जाएगा। एक तो आपके पास ऑक्सीजन है जिसका साइज कंपेरेबल है टू सल्फर, बट वेयर एज इफ आई गो मोर डाउन द ग्रुप बिफोर आफ्टर सल्फर, सो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा बिटवीन द साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन एज आई मूव डाउन द ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टेबिलिटी कम होती जाएगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी। सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऑन मूविंग फ्रॉम लिख लेते हैं SO2 टू TeO2। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करते जाओगे तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है एलिमेंट्स के बीच में वो कम होती जाएगी, एंड देयरफॉर आपको ऑक्सीजन मिलेगा इन कंपाउंड से। आपको अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड सो देयरफॉर दे हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब कभी कभी ना एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर यूज़ करता है इस प्लेस पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। बट आपसे मेरा सवाल बच्चों ये है कि क्या दोनों बातों में फ़र्क है? डिक्रीजेस कभी कभी वो ये यूज़ करता है, वो कहता है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ना ही हाइड्रोजन है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कहाँ से हो रही है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बस उसने इसी बात को एक दूसरे वे में आपके सामने एक्सप्रेस करके दिखा दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा कुछ देता है एग्जामिनर तो, ओके, इट्स नथिंग बट दी सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू। अब आगे चलते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर एसिडिक नेचर की, तो सारे ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। सो आप लिख सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ओके। सो इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए वो सिर्फ इतनी सी बात है। देखो मैटर अपने पास कम रखो बट उसकी प्रोसेसिंग अपने पास ज़्यादा रखो, ओके। यू मस्ट हैव द टेंडेंसी टू प्रोसेस अ लिटिल इंफॉर्मेशन इनटू अ डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। अब एग्जामिनर इसी को कई जगह पर यूज़ कर सकता है, इसी छोटी सी लाइन को कई जगह पर वो यूज़ कर सकता है। सो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बस आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़नी चाहिए। दैट इज़ द मेन एडवांटेज अ साइंस स्टूडेंट्स गेट, कि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो एक बहुत ही कम चीज़ को पढ़ के एक बहुत ज़्यादा बातों से उसको रिलेट कर पाता है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रिएक्टिविटी, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस। सो अब तो मैं चाहता हूँ कि आपको खुद मालूम होना चाहिए कि बच्चों हेलोजेंस क्या होते हैं। इस बार आपको मैं नहीं बताऊँगा कि हेलोजेंस क्या होते हैं। सो बच्चों ग्रुप 16 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं विद हेलोजेंस टू फॉर्म बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक होता है आपके पास EX2, दूसरा होता है आपके पास EX4 और लास्ट होता है EX6। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर उसने दैट इज ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ने शो करी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 and +6 oxidation state, okay. So over here you could see the examples in which the group 16 elements are showing +2 +4 +6 oxidation state, okay. आप चाहो तो देखो इसको रिलेट कर सकते हो उस वाले से OF2 से, this compound with OF2 where oxygen is showing +2 oxidation state. So it's very simple. अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस with respect to halides in the order, stability decreases with respect to halides in order। सबसे स्टेबल होता है आपका फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये लगा सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, बट दैट कन्फ्यूजेज अ स्टूडेंट। मैं कई बार देख चुका हूँ कि अगर हम ये साइंस पुट करते हैं सो दे कन्फ्यूज अ स्टूडेंट, कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन डिवेलप करते हैं। सो बी केयरफुल वेन एवर यू राइट दी स्टेबिलिटी और इन योर एग्जामिनेशंस भी, तो वहाँ पर दे रखा होता है कि आपने लिखना है इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में।
ओके, सो आई हैड सेड कि यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे कम ये। तो आप इसको पुट करो या ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और यू में से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो हम बच्चों आगे चलते हैं क्योंकि अब हमारे पास अभी टाइम है। सो लेट अस बिगिन विद द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब हम शुरू करते हैं पढ़ना कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, in which in today's lecture I'll only teach you one compound, that is dioxygen. So let's move on. So पहले हम पढ़ेंगे about dioxygen, that is O2, a very very important compound, dioxygen. इसके अंदर देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा, बट अगली बार से नहीं बताऊँगा कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन दोनों लेवल्स पर, लेबोरेटरियल पर भी और इंडस्ट्रियल पर भी। ओके, दोबारा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और लास्ट में पढ़ते हैं यूजेस। यूजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट स्टिल यू मस्ट रीड इट बिकॉज एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये आता है। सो लेट अस बिगिन विद द प्रिपरेशन। तो पहले बात करते हैं बच्चों लेबोरेटरियल प्रिपरेशन, कि आप लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ऑक्सीजन को। तो कई सारे मेथड्स होते हैं लेबोरेटरियल प्रिपरेशन के। सो लेबोरेटरियल में जो पहला मेथड है दैट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इट डिकम्पोजेज वेरी इजीली, यहाँ पर आपको हीट भी नहीं देनी पड़ती। सो इट इज़ नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन, it's just decomposition. Okay, so hydrogen peroxides decomposes into oxygen and water. So यहाँ पर आपको ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 मिल जाता है। ओके, नाउ दी अदर मेथड, अ वेरी वेरी सिंपल मेथड इज कि आप कोई भी सॉल्ट ले लो, ओके, दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, और उसको हीट करो तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी अलॉन्ग विद दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3. If I heat this, so what I will be getting is oxygen plus KCl. ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको यहाँ पर बैलेंस्ड कर लेते हैं। या नाउ इट्स बैलेंस्ड। सो पहली थी बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन, अब ये था थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने से जो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में एक तो होता है ये वाला, दैट इज टेक एनी सॉल्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन, और अगला होता है बच्चों यू में टेक ऑक्साइड ऑफ मेटल। ओके, आप किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड ले सकते हो, अगर आप उसको हीट करते हो सो यू विल गेट ऑक्सीजन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू हैव लेड ऑक्साइड एंड इफ यू हीट इट सो यू विल गेट ऑक्सीजन अलॉन्ग विद लेड ऑक्साइड। बट ध्यान रखना, रिमेंबर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे मस्ट बी इन अ लोअर स्टेज। सो ऐसे कई और भी रिएक्शंस दे रखे हैं, बट आपको एक जनरल बात याद रखनी है, ओनली अ जनरल थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ताकि एग्जाम में अगर रिएक्शन आए तो आप इजीली उसको रियलाइज़ कर पाओ कि हाँ यहाँ पर एग्जामिनर ये हमसे पूछना चाह रहा है। ओके, सो दैट वाज अबाउट लेबोरेटरी प्रिपरेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। सो इंडस्ट्रियली इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय रिमूविंग carbon dioxide and water vapor. So industrially it is obtained from air. तो ये एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, और एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो अब चलते हैं बच्चों सीधे इसके प्रॉपर्टीज़ पर। सो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही सिंपल हैं, बिकॉज इट्स डाईऑक्सीजन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ में पहली बात ये है कि इट्स कलरलेस, लिख लो इस बात को, कॉमा, इट्स ऑर्डरलेस, कॉमा, इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ओनली द रीज़न वाई द मेरीन और एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल, कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है इट्स सॉल्युबल इन वाटर एंड देयरफॉर इट सपोर्ट्स मेरीन लाइफ। तो आप लिख लो कलरलेस, orderless, soluble in water, a very very important property।
अगला है बच्चों इसका पैरामैग्नेटिक नेचर। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दिस आई हैड टॉट यू इन क्लास 11th। आप फिर से क्लास 11th के नोट्स देखना, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझा रखा है वाई इज डाईऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसका पैरामैग्नेटिक नेचर है भी इंटरेस्टिंग। तो अब बात करते हैं बच्चों इसके रिएक्शन की। सो डाईऑक्सीजन रिएक्ट्स विद nearly all the metals as well as non-metals. Okay, so it reacts with nearly, सारे नहीं क्योंकि कुछ noble metals भी होते हैं, it reacts with nearly all metals and non-metals. And the reaction, let me tell you, the reaction is exothermic, दैट इज़ कि वहाँ पर हीट निकलती है वैन एवर ऑक्सीजन कंबाइंस विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। सो यू मे राइट डाउन दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एक बात बच्चों जो क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में आपके आ सकती है वो ये है कि वाई सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। वाई सम amount of heat is required to initiate a reaction of oxygen। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है आपके पास, वो ये है कि हम हीट इसलिए सप्लाई करते हैं ताकि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी ऑक्सीजन की ये बहुत ही हाई होती है और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ईजिली जो इसके बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। एंड यू नो कि अगर आपको कभी केमिकल रिएक्शन करवाना है तो आपको पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है तभी नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। सो टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, और यू मे से टू ब्रेक द डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ हीट। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और बाकी बच्चों जो रिएक्शंस दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीजन के नीचे वाली आपकी एग्जाम में आती हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़। इतनी प्रॉपर्टीज़ सफिशिएंट है आपकी एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा ऑक्सीजन में से, बट रिएक्शंस आपको मालूम होनी चाहिए जो इसके नीचे दे रखी हैं। और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सब में एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बस अपने ध्यान से देखना है कि कंपाउंड कौन सा है ऑक्सीजन के साथ। ओके, सो उन रिएक्शंस को एक बार देख लेना। यूजेज इसके मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि एक ऐसी गैस है जिसके यूजेस बताना शायद गलत होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस और आपको एक बच्चे को खुद इसके यूज़ बहुत ही अच्छे से मालूम होने चाहिए। ओके, सो यूजेस आपको खुद पढ़ने होंगे। ओके, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आपको खुद माइंड में सोच करके लिखने होंगे। 3-4 यूज तो आप खुद सोच करके लिख सकते हो अपने माइंड में। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।